थैंक यू। चलिए। हाँ, पता चला ना मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, तो एलोकेट करता है, यानी अगर मल्टीपल एप्लीकेशन है तो वो भी प्रायोरिटाइज करेगा। तो ये सारा काम जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, जिसको मशीन का पता है, तो मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है। इसको यूं समझ लीजिए, अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला है तो एक किचन है, तो किचन तो है, चीजें भी हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कस्टमर को कैसे सर्व करना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, किसको जल्दी करना है। ठीक है, तो ये दरमियान के जो लोग हैं ना, जो इसको मैनेज कर रहे होंगे आपके किचन को, वो है। यानी आपके पास मशीन तो पड़ी हुई है, लेकिन मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी रैम किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। अगर सही नहीं देंगे तो सर्विस अच्छी नहीं होगी, कहीं देर हो जाएगी, किसी को आप ज्यादा टाइम दे देंगे तो आपको रिस्पॉन्स स्लो मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन सही तरह से बिहेव नहीं करेगी। तो इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और पार्ट को। ठीक है, कहीं कहीं ज्यादा भी हो जाता है कि अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा दे देंगे तो वो स्लो हो जाएगा या फंस जाएगा। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्स बहुत स्लो आएगी। इसका मतलब है रैम बढ़ाने की जरूरत है। वो सारा कुछ कर लिया लेकिन उसकी कैपेसिटी ही नहीं है जिसके वो। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन, डी एलोकेशन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी रिसोर्स फॉर वेब प्रोग्राम। तो आप एलोकेट करते हैं और फिर जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको निकाल के वापस लेके जाते हैं। ठीक है, तो डी एलोकेट का मतलब है वापस लेके जाना। इसको स्वैपिंग कहते हैं, यानी मेमोरी के अंदर लाना, एग्जीक्यूट कराना और फिर वापस लेके जाना। तो ये सारा काम कर रहा होता है। सर मेमोरी मैनेजमेंट बता दें, वही तो बता रहा हूँ बेटा। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो आपकी रैम पड़ी हुई है या जो भी है कंप्यूटर की, उसका इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एप्लीकेशन है जो लोड होने में 12 GB लेती है और आपके पास 8 GB है, तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, या चलेगा तो बहुत स्लो। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? फिर वो वर्चुअल मेमोरी को यूज करेगा। ठीक है, जो प्रोग्राम का हिस्सा चलाना है उसको 8 में रखेगा, बाकी को वो हार्ड डिस्क में ले जाएगा और उसको स्पेसिंग करेगा। तो वो स्पेसिंग करने में, टू एंड फ्रो मूव करने में उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम डालना है या मैनेज करना है वो कम से कम 12 GB है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है, सॉफ्टवेयर को पता है। तो अब जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो मेमोरी क्रंच करते हैं, यानी ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं, या रिसोर्स को खासतौर पे जो बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन्स करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये वाले लोग। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट होती है कि यानी आपकी जो कंप्यूटर है, इसमें जो मदरबोर्ड में प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर को मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा। तो सिस्टम, रैम, सॉरी, हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर को लाना और कोई पोर्शन ऑफ द मेमोरी देना, इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जब इसको वापस ले जाता है, इसको डी एलोकेशन कहते हैं। ये वाली चीज डी एलोकेशन, एक मिनट, एलोकेशन कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं डी एलोकेशन, यानी वापस लेके जाना। ठीक है, मैं जरा, एक है एलोकेशन। ठीक है, ये एलोकेशन का मतलब है कि आप उसको जगह दे रहे हैं, यानी हार्ड डिस्क से लेकर आ रहे हैं, जगह दे रहे हैं। और ये है डी, मैं इसमें ये लगा देता हूँ, डी एलोकेशन। ठीक है, तो ये वापस लेके जाना है। ठीक है, तो ये स्वैपिंग कर रहा है, वो ला रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। जैसे जैसे आप, जैसे प्रोसेसर को तरह के प्रोसेसर को सर्विस दे रहा था, इसी तरह से मेमोरी में ला रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है और वापस ले जा रहा है। आपको रिजल्ट दिखा रहा है मॉनिटर पे, या कहीं पे जहाँ पे आप प्रिंटर पे भेज रहे हैं, या आवाज कह रहे हैं तो स्पीकर पे आवाज दे रहा है, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन जो आपने दी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक या कोई मसला है? क्लियर है भाई? तो आगे चले सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट जहाँ सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग है, फिर तो कोई मसला नहीं है ना। आप हैं और आप एक काम कह रहे हैं, वो रैम में ले जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मसला कब होता है? जब आप, प्रोसेसर एक है और आप एक से ज्यादा काम, अगर विंडोज में अगर आपने टास्क मैनेजर में देखा हो तो 3-4 चीजें जो आप कर रहे हैं वो दिखा देगा आपको। ठीक है, इसका मतलब प्रोसेसर एक है और रैम भी आपके पास एलोकेट है, लेकिन
आप एक से ज्यादा काम उसको कहते हैं। तो फिर ईच एप्लीकेशन को वो देखता है, कैलकुलेट करता है और इनफ मेमोरी देता है। प्राइवेट का मतलब है उस सॉफ्टवेयर को देता है वो, ठीक है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डू नॉट रन ऑन अदर एप्लीकेशंस प्राइवेट मेमोरी, तो जिसको आपने एलोकेट कर दिया है फिर वो दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से वर्चुअल बाउंड्रीज खींच दी हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी है, या जब वो लोड करेगा ना प्रोग्राम को तो वह एक्चुअली एड्रेस भी बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक लोड है। तो बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि, इसको यूं समझ लीजिए, आप बैंक में गए और बैंक में 3 क्यूज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। तो अगर एक आदमी 1 पे चला गया है तो वहां के स्टाफ को पता है कि जनाब अब दूसरे को नहीं भेज रहे, वहां से वो हटेगा तो फिर दूसरे को भेजना है, ठीक है। तो इसी तरह से उसमें भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है कि उसको मालूम होता है कि यहाँ से यहाँ तक एड्रेस जो है ना वो एलोकेट कर दिया है, किसी को दे दिया है, टेम्परेरी दिया है लेकिन दे दिया है। तो जब तक वो यूज होता रहेगा वो किसी और को नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दी, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, आप चला लेते हैं, एक से ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो फिर वो आपको चीजें निकालनी पड़ेंगी, डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो चलेगा। Operating system is responsible for efficient utilization of hierarchical system memory, ठीक है। तो efficient का मतलब है कि उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। इस तरह से लिखा हुआ है रैम कैश, तो एक कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी और एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो आइडिया है कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी का? एनीबॉडी पता है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं पता। नहीं सर, नहीं पता। होता क्या है कि जब भी कोई कंप्यूटर है या कोई पावरफुल मशीन है तो उसकी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होगी, हर चीज लिमिटेड होगी। उससे ज्यादा चीजें आप देंगे तो फिर आपको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना होगा। तो मसलन मसलन आपके पास एक रैम है और फिक्स क्वांटिटी में है, और अगर उससे बड़ा सॉफ्टवेयर आ जाए तो क्या करेंगे? फिर आप वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप रैम आपके पास फिजिकल नहीं है और आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं रैम के अंदर जितनी अवेलेबल होती है और बाकी आप हार्ड डिस्क पे रहने देते हैं, फिर वापस भेजते हैं उसको और दूसरा सेगमेंट लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। तो यानी एक बड़ा काम को प्रोसेस करने के लिए उसको 3 या 4 में डिवाइड कर लेते हैं और थोड़े से पोर्शन को लाके प्रोसेस करते हैं और फिर वापस ले जाते हैं, फिर एक प्रोसेस को लाते हैं, पोर्शन को लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। तो रैम तो उतनी ही होती है लेकिन रैम का कुछ पोर्शन इस्तेमाल करते हैं और बाकी ले जाके हार्ड डिस्क में लिख देते हैं। तो हार्ड डिस्क को एज ए रैम इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का यही मतलब है ना कि एक्चुअल नहीं है। कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्चुअल मेमोरी का? समझ में आ रही है वर्चुअल मेमोरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, एक चीज होती है स्पीड। अब कुछ जगह पर वर्चुअल मेमोरी नहीं चाहिए होती है लेकिन स्पीड चाहिए होती है कि फटाफट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो फटाफट रिजल्ट को यानी स्पीड को हम कैश से एड्रेस करते हैं, कैश मेमोरी, ठीक है। तो एक वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल का मतलब है कि आप हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज ए रैम, ठीक है। और कैश मेमोरी का मतलब है स्पीड का इशू है कि तेज करना है। तो जो फास्टर मेमोरी होती है वो नॉर्मली कैश मेमोरी कहलाती है कि उसके अंदर सारी चीजें जो हार्ड डिस्क में भी है वो सब यहाँ रख लो और फटाफट कैलकुलेट करो और फटाफट करके दो। तो दैट इज कॉल्ड कैश, ठीक है। तो ये CACHE, इसको कैश कहते हैं, कैश मेमोरी, ठीक है। तो रैम के दो बिहेवियर समझ लीजिए कि अगर उसको स्पीड चाहिए तो सारी चीज हार्ड डिस्क से उठा के सब अपने पास रख लेगी अगर हार्ड डिस्क रैम बड़ी है तो, और स्पीड में चीजों को कैलकुलेट करेगी, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी रखेगी। लेकिन अगर रैम छोटी है तो क्या करती है, फिर वो स्पीड में नहीं कर पाएगी, वो फिर हार्ड डिस्क को एज ए रैम यूज करती है, ठीक है। क्लियर है बात? अभी सारी कौन कर रहा है? ये सब मेमोरी मैनेजमेंट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट हैं ये सब कर रहे होते हैं। तो आपकी मेमोरी को एफिशिएंटली इस्तेमाल करती है। अगर है ज्यादा है तो फिर उसको हार्ड डिस्क से भी उठा के ले आएगी, लेकिन अगर कम है तो फिर हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल और कैश मेमोरी का मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। तो आप पढ़ेंगे तो बस सर ये समझ। कैश में जी, और मरता बता दें सर प्लीज, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक और दफा बता दे।
सर ने दो कॉन्सेप्ट बताए रैम के अंदर। पहला तो ये बताया कि कोई चीज अनलिमिटेड नहीं होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कोई चीज किसी की क्वांटिटी होगी ना, आपने जो पीसी लिया उसमें 4 MB होगी या 8 MB होगी या 12 MB होगी, जो भी आपने लिया है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट होगी। ठीक है, तो एक पहली बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि जनाब, अब आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं जिसमें ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा रैम चाहिए। ठीक है, आपके पास 8 है, उसको 12 चाहिए। तो एक तो ऑप्शन है कि वो एरर दे देगा और बता देगा कि जी मैं लोड नहीं हो सकता हूँ, आपको ज्यादा रैम चाहिए। पहले ये होता था, लेकिन अब क्या होता है कि कर्नल उसको रीड कर लेता है और जो पोर्शन 8 मेमोरी में आ सकता है वो ले आता है, बाकी पोर्शन वो हार्ड डिस्क पे रहने देता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर वापस लेके जाता है हार्ड उसमें। तो ये आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको एज ए वर्चुअली रैम यूज कर रहा है। वर्चुअल समझ रहे हैं ना, कि एक्चुअल नहीं है, फिजिकल नहीं है, लेकिन उसमें स्लो हो जाता है बहुत। ठीक है, तो दैट इज वर्चुअल कॉन्सेप्ट। कैश का मतलब ये है कि आपके पास 12 MB है और अभी 8 इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो अभी कोई चीज ऐसी है जो एक्चुअली उसने लानी नहीं है, लेकिन वो ले आता है बिकॉज ऑफ द स्पीड। ठीक है, तो रैम का अगर साइज बड़ा है तो हार्ड डिस्क से चीजें रैम में आ जाती हैं और वो प्रोसेस जल्दी हो पाएगी। ठीक है, तो कैश का कॉन्सेप्ट है जल्दी, स्पीड। जब आपको स्पीड चाहिए तो रैम बड़ी चाहिए। रैम बड़ी का मतलब है सारी चीजें हार्ड डिस्क में आ जाए, सॉरी रैम में आ जाएंगी और जल्दी जल्दी कैलकुलेट होंगी। इसका मतलब फिजिकल साइज आपकी रैम का बड़ा है, कैश मेमोरी। लेकिन अगर फिजिकल साइज छोटा है जो चीज चाहिए, तो वो क्या करेगा, फिर वो हार्ड डिस्क को यूज करेगा जिसमें परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, वर्चुअल मेमोरी यूज करेगा। आई समझ? आई भाई? जी सर, आई समझ। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब फाइल सिस्टम है। एक प्रोसेसर हो गया, एक मेमोरी हो गई, अब एक फाइल सिस्टम है। यानी आपने जो कुछ आप कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं उसको कहीं स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। तो हार्ड डिस्क में आप फोल्डर्स बनाते हैं, डायरेक्टरीज बनाते हैं, सब डायरेक्टरीज बनाते हैं। ठीक है, तो एक खास स्ट्रक्चर है और एक खास नेम कन्वेंशन है और कुछ चीजें हैं जो आपने नोट की होंगी। आप डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी और डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहें तो वह नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक बात है जो उसको पता है कर्नल को, कि जब तक वो एम्प्टी ना हो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, तो आपको रोक देगा। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि जब आप फाइलिंग के नाम बनाते हैं तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि क्या नाम हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। तो ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसका अपना मतलब है उस कर्नल के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो अलाउ नहीं करता है। तो ये सारी चीजें उसको पता है जिसपे आपको रोक देता है। तो एक खास तरीके से डायरेक्टरीज बनवाना, ठीक है, उसको खास तरीके से एक्सेस करना, ठीक है, फोल्डर्स को बनाना, ये सारी चीजें। अब ये कैसे पता है उसको? अगर आप ढूंढते हैं तो वो फौरन उठा के ले आता है कि ये सारी चीजें, तो वो इंडेक्सिंग मेंटेन करता है, फाइल नेम्स की इंडेक्सिंग मेंटेन करता है। ये ऐसे ही है जैसे आप डेटाबेस बनाए, डेटाबेस की इंडेक्सिंग करता है और आप सर्च करते हैं तो उठा के ले आता है। तो इस तरह फाइल सिस्टम भी है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में वो फाइल का नाम होता है, खास करेक्टर का, खास तरीके का। फिर उसको एक डिस्क एलोकेशन दे देती है। अब तो वो दिखाने लगा है विंडोज के अंदर, आप देखते हैं ना, तो आप बताता है इतनी बड़ी एमबी है, ये उसका एक्सटेंशन है और ये सारी चीजें हैं। तो अब ये सारी चीजें मैं बता रहा था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फाइंड एनी फाइल इन द लॉजिकल एंड टाइमली फैशन। लॉजिकल यानी आप उसको पूछते हैं किसी अर्ली नाम से या किसी उसके साथ एक्सटेंशन के साथ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, डॉट एक्सएलएस ढूंढना चाह रहे हैं आप, तो वो सारी फाइलें डॉट एक्सएलएस निकाल के ले आएगा। ये आपको पता है कि नहीं, वो तो पीडीएफ फाइल थी। तो नाम बताएंगे, डॉट पीडीएफ बताएंगे, तो वो फिर बाकियों को नहीं ढूंढने का, वो पीडीएफ को ढूंढेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस अब ये कौन कर रहा है, दिस इज ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग। ठीक है, जिन्होंने कमांड कॉम यूज की होगी, DIR कमांड, तो उसमें मालूम होगा किस तरह से सर्च करते थे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये फाइलों का रखना,
ठीक है, जिस तरह होता है ना कैबिनेट बनी होती है, कैबिनेट में फाइल का सेक्शन रखना, उसमें फाइलों को रखना, तो ये पूरा सिस्टम है जो फाइल का है। ठीक है, अब फाइल सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, विंडोज का अलग है, यूनिक्स का अलग है, बाकियों का अलग है। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है रखने का फाइल का सिस्टम। फाइल डिलीट कैसे होती है, तो उसका पहला कैरेक्टर डिलीट हो जाता है, वो जगह वहाँ अवेलेबल होती है, तो उसके ऊपर वो लिख देता है जाके, तो उससे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई आपके पास स्टोर है, उसमें आपने चीजें रखी हुई हैं और आप उसको उठाते जा रहे हैं, जब उठा रहे हैं तो तरीके से नहीं उठ रही है वो, तो जगह बहुत सारी मिस यूज है, तो आप उसको तरीके से रखेंगे, एहतियात से रखेंगे तो बहुत सारी स्पेस आ जाएगी, तो ये डीफ्रेगमेंटेशन कहलाती है। डिवाइस ड्राइवर पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर का आपके किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट होना और उसका, ठीक है, तो जो बात आप कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो बात कह रहा है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से, और ये आपको मालूम भी है कि अगर आप कोई कंप्यूटर है और उसमें एक प्रिंटर ऐड कर दें तो प्रिंटर नहीं चलेगा जब तक कि उसका डिवाइस ड्राइवर ना हो। ठीक है, तो ऐसा ही है जैसे अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और यूएसबी लगाए हैं और पहली दफा लगाएं तो उसका ड्राइवर लोड करेगा, या कोई नया माउस लगाएं तो उसका ड्राइवर लोड करेगा। अगर ड्राइवर लोड नहीं हो रहा है तो वो चलेगा नहीं, हालांकि वो फिजिकली मौजूद है, आपका कंप्यूटर में मौजूद है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है ना, तो वो चलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें जो यानी इनका आपस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, so give me 2 minutes, ये अजान हो जाए तो फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जस्ट ठीक है जनाब। चलिए, तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि अंडरस्टैंड करता है आपकी इंस्ट्रक्शन को और कम्युनिकेट करता है, तो ट्रांसलेटर समझ लीजिए दरमियान में एक है जो आपकी बात को समझता है और हार्डवेयर को समझता है और आपकी बात वहां ले जाके कम्युनिकेट करा देता है। ठीक है, तो दैट्स अ डिवाइस ड्राइवर, कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो मोडेम हो, चाहे वो यानी कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड से अगर मैं, कीबोर्ड इज जस्ट अ इनपुट डिवाइस, तो अगर मैं ए प्रेस करता हूं तो स्क्रीन पे ए नजर आता है, लेकिन अगर मैं इसको कीबोर्ड का जो एलोकेशन है वो चेंज कर दूं, यानी इसको अंग्रेजी से उर्दू में कर दूं, तो वो ए, वही की पैड प्रेस करने के बाद वो मुझे कुछ और दिखाएगा, यानी वो उर्दू बन जाएगा। ठीक है, तो इट्स जस्ट ए कीबोर्ड, लेकिन इसका जो इंटरेक्शन है या जो इसका ट्रांसलेशन है वो किसी एस की कोड से है, वो एस की कोड आप चेंज कर सकते हैं तो उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें कौन कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर कर रहा है, यानी कीबोर्ड का एक डिवाइस ड्राइवर है, उसमें डिफरेंट पेजेस हैं, जब मैं उसको अंग्रेजी सेलेक्ट करता हूँ तो वो ये कुछ दिखा रहा है जो आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उर्दू को सेलेक्ट करूंगा या कोई और जुबान सेलेक्ट करूंगा तो उसको वही कैरेक्टर दिखाना शुरू होगा, हालांकि मैं कीबोर्ड वही प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, बट उसकी जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ड्राइवर। क्लियर है बात, क्लियर है बात भाई लोग? यस सर, क्लियर। ठीक है ना, कीबोर्ड यूज किया होगा ना, इंग्लिश उर्दू, तो वही कीबोर्ड है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है या उसका जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पेज कोड। ठीक है, when calling a program invokes a routine in the driver, ठीक है, तो कमांड लिखी होती है बकायदा, जैसे जब आप विंडोज में प्रिंटर से भेजते हैं तो वो जाके प्रिंट कर देता है, लेकिन अगर आप, जिन लोगों ने कभी कमांड कॉम यूज किया हो, तो आप उसको लिखते हैं PRT, एक कमांड होती है, और फिर उसके बाद आप लिखते हैं सोर्स जो भी फाइल है और उसको लिखते हैं कौन से प्रिंटर, उसकी पोर्ट लिखते हैं, तो ये काम होता है, यानी आप उसको कहते हैं ये काम करो, प्रिंटर प्रिंट करो, और कौन सी फाइल का नाम बताते हैं, फिर डेस्टिनेशन बताते हैं उसको, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कमांड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो अब क्योंकि आप लोग विंडोज का यूज करते हैं इसलिए आपको पता नहीं, तो डिवाइस ड्राइवर फिर वो काम करता है सोर्स और डेस्टिनेशन उठा के उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो भी डिवाइस है, एप्लीकेशन टू टॉक टू द डिवाइस थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो भी आप कुछ भेजना चाहते हैं प्रिंटर पे, या जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ और वो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है,
तो मैंने एक एप्लीकेशन लोड की थी, कौन सी, पावर पॉइंट की, और मैंने कुछ लिखा था उस पर। तब ये रैम को मालूम है कि कौन सी एप्लीकेशन है और उसका बिहेवियर उसको मालूम है। तो जैसे जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ तो उसका वो ट्रांसलेशन करती है। और ये कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं एक बटन प्रेस करूंगा, देखिए कुछ और आ गया। तो मेरे बटन प्रेस करने को कीबोर्ड के इंस्ट्रक्शन को स्क्रीन ने कैसे समझा? तो स्क्रीन ने ऐसे समझा कि एक एप्लीकेशन चल रही है पावर पॉइंट की और उसका कुछ मतलब है। मुझे तो मालूम है कि प्रेस करने से आना चाहिए, लेकिन मशीन को तो नहीं पता। तो मशीन इंस्ट्रक्शन लेती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कि ये दबाने से अब आपने ये करना है, जो एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको उठा के लाके स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बात कर रहा है? एप्लीकेशन से बात कर रहा है। और एप्लीकेशन किससे बात करी है? मेरी कीज से। मैं यूजर हूँ, मैंने की प्रेस की, ठीक है, तो एप्लीकेशन को समझ में आ गया इसका क्या मतलब है। फिर एप्लीकेशन ने बताया किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि जनाब वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसको स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, तो फिर वो आके स्क्रीन पे आ गया। क्लियर है ये बात? ये डिवाइस का मैनेजमेंट, यानी मॉनिटर का मैनेजमेंट कौन कर रही है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कौन कर रहा है मैनेज? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बटन दबाया तो एग्जाम्पल लिखी हुई आगे। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करना है। एज्यूम करिए कि मेरे पास 2 प्रिंटर है। ठीक है, तो मुझे प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना होगा, क्या चीज प्रिंट करनी है, सोर्स करना होगा, और एक इंस्ट्रक्शन देनी होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक गलत पर्सनालिटी पर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास लेजर भी लगा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स भी लगा हुआ है, मैंने भेज दिया डॉट मैट्रिक्स पे और पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड का है। तो व्हेन यू प्रिंट अ लेजर प्रिंटर, तो आप क्या करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी। आप सही ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप उसको सेंड कर देते हैं। पर्सनालिटी सही होती है, वो मैच करता है और उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना शुरू कर देता है। ठीक है सर। जी सर। सर विदाउट ओएस डिवाइस या सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? बगैर ओएस नहीं कर सकते हैं। इसको यूं समझिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल टू आंसर योर क्वेश्चन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल होती है। मसलन आपका माइक्रोवेव ओवन है या आपकी वॉशिंग मशीन। माइक्रोवेव को ले लेते हैं अभी, चलिए। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन उसको आप जब कहते हैं ना 15 मिनट या 3 मिनट, तो आप उसको कुछ कमांड दे रहे हैं एक्चुअली। ठीक है ना, इसको वो सेलेक्ट करता है और समझता है और उतनी देर के लिए आपके माइक्रोवेव को ऑन करता है, और आप कहीं भी चले जाएं वो 10 मिनट बाद ऑफ कर देगा। तो यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू अ स्मॉल प्रोसेसर। वो प्रोसेसर में कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत छोटा सा है। वो क्या करेगा? बटन प्रेस करेंगे तो उसको समझेगा कि मिनट है, और उसको कहीं स्टोर करेगा और जाके अपने प्रोसेसर को दे देगा। तो अ, तो तो बटन का ऑन करना, ऑफ करना एक काम है, डिवाइस है ना, यानी उस पर टाइमर लगाना, जो आप कर रहे हैं वो टाइमर लगा रहे हैं। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक्चुअली।